Good morning, dear students. Today we will be doing chapter 7 of your company law, that is prevention of operation and mismanagement. I repeat, it is chapter 7, prevention of operation and mismanagement. So, dear students, as you know, जब भी कंपनी को एडमिनिस्टर करना होता है तो it is very much clear that the will of majority prevails. मर्ज़ी मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स की होती है और ना कि माइनॉरिटी की. जनरल रूल ये कहता है कि जो भी मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स के डिसीजंस होंगे वही कंपनी में वही माइनॉरिटी को बाइंड करेंगे. दिस राइट ऑफ मेजॉरिटी हैज़ बीन मैनी टाइम अब्यूज्ड बिकॉज इट सेज दैट कि जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं वो कई बार ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं विच आर नॉट फॉर द बेटरमेंट और द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स. तो इस केस में बहुत ज़रूरी है कि एक प्रॉपर बैलेंस बनाया जाए बिटवीन द राइट्स ऑफ मेजॉरिटी and the minority shareholders so that the company can function smoothly. This means that अगर minority का ऑपरेशन या कंपनी को मिसमैनेज किया जा रहा है किस मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स के थ्रू तो कोई ना कोई हमें रेमीडियल एक्शन लेना पड़ता है. तो कंपनीज़ एक्ट 1956 ने कंपनीज़ एक्ट 1956 ने कुछ प्रोविजंस ले डाउन करे हैं जो कि रिस्ट्रिक्ट करते हैं अनब्रिडल्ड सुप्रीमेसी ऑफ मेजॉरिटी and confer rights on minority to apply to the National Company Law Tribunal or to the central government in case of operation and mismanagement. तो Companies Act 2013 as a slide say chapter 16 deals with the topic of prevention of operation and mismanagement. तो dear student, now switching to the meaning of operation. बेटा ऑपरेशन जो वर्ड है वो कंपनीज एक्ट में बहुत अच्छे से डिफाइंड है. वो ये कहता है जब किसी मेंबर के ऑनरशिप राइट्स को वायलेट किया जाता है या उसको एक उसके राइट्स के लिए एक फेयर प्ले नहीं दिया जाता तो उसे हम ऑपरेशन कहते हैं. तो या आप कह सकते हैं कि अगर हम फेयर डीलिंग्स नहीं करते ऑर्गेनाइजेशन में या फेयर प्ले की कंडीशंस को वायलेट करते हैं तो उसे हम ऑपरेशन कहते हैं. सो नेक्स्ट वी मूव टू द व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ ऑपरेशन. बेटा देखो, अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ कोर्ट कुछ कंडीशंस हैं फॉर ऑपरेशन, जिसमें सबसे पहला है वेयर अ मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स persistently floats a decision of board of directors and makes it impossible for the company to function. इसके कहने का मतलब है कि वो क्या कर रहे हैं, जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं दे आर नॉट फॉलोइंग द डिसीजंस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कंपनी इस केस में फंक्शन नहीं कर पा रही. या मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स ऐसे रिस्की ऑब्जेक्ट्स को न्यू ऑब्जेक्ट्स को कैरी ऑन करना चाहता है जो माइनॉरिटी जिसके लिए अनविलिंग है, माइनॉरिटी जिसके लिए राज़ी नहीं है. अगर कंपनी के मेंबर्स को राइट टू वोट नहीं दिया जाता या फिर वो डायरेक्टर्स के को इलेक्ट करने का राइट नहीं अवेल कर पा रहे या उनको डिविडेंड नहीं मिल पा रहा, वो भी एक कंडीशन ऑफ ऑपरेशन कहलाता है. और जहाँ पर एक रीज़नेबल और कंसिस्टेंट रिफ्यूज़ल है किसी ट्रांसफ़र को या ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स को एक्सेप्ट करने का, तो उस केस में भी ये ऑपरेशन की कंडीशन कहलाएगी. और जहाँ कंपनी के मैनेजमेंट या अफेयर्स को डायरेक्टर्स कैरी ऑन कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग नथिंग टू डिफेंड इट्स इंटरेस्ट व्हेन दे ओट टू डू समथिंग. लास्ट में है जब when the directors issue and allot shares in a manner by which an existing majority of shareholder are reduced to minority. डायरेक्टर्स ऐसे शेयर्स को अलॉट कर रहे हैं या इशू कर रहे हैं जिसकी वजह से जो हमारे एग्जिस्टिंग मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनका जो राइट है वो मेजॉरिटी से शिफ्ट होकर माइनॉरिटी तक चला जा रहा है. तो ये है 6 कंडीशंस फॉर द ऑपरेशन. नेक्स्ट है अब हमें क्या करना है इस ऑपरेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए. तो एक प्रोसीजर है उसके लिए. तो ये प्रोसीजर क्या है कि सबसे पहले सेक्शन 397 ये कहता है कि एक रिक्विजिट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ कंपनी विच आर मेंशन्ड इन सेक्शन 399 who
कंप्लेन दैट, वो ये कंप्लेन करते हैं कि जो कंपनी के जो अफेयर्स हैं वो इस तरह से कंडक्ट किए जा रहे हैं विच आर अगेंस्ट अ पब्लिक इंटरेस्ट या फिर विच आर अगेंस्ट एनी मेंबर और मेंबर्स टू द कंपनी। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, सेक्शन 399 ये कहता है कि एक रिक्विजिट नंबर ऑफ मेंबर्स कंप्लेंट करेंगे रिलेटेड टू द कंपनी अफेयर्स टू द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल विच इज़ नोन एज NCLT। तो सेक्शन 399 के अंदर रिक्विजिट नंबर क्या होगा, अगर ऐसी कंपनी है जिसकी शेयर कैपिटल है तो नॉट लेस देन 100 मेंबर्स और 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स विच एवर इज़ लेस, और a member of members who are holding not less than 1/10 of the issued share capital of the company, और इन शेयर्स पे सारी की सारी कॉल्स पे हो चुकी हैं। अब सेकंड जो है इन केस ऑफ कंपनीज हु आर नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल, तो उसमें मिनिमम 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कंप्लेन कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं टू द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अब उसके बाद क्या है, टू गिव रीज़नेबल ऑर्डर, जब NCLT सेटिस्फाई हो जाता है कि जो भी एप्लीकेशन में चार्जेस मेंशन किए गए हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं और वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी वुड अनफेयरली प्रेजुडिस सच मेंबर ऑफ मेंबर्स, तो वो ये ऑर्डर पास करेगी, ऐसा ऑर्डर पास करेगी इन ऑर्डर टू प्रिवेंट और ब्रिंग एन एंड टू द मैटर विच इज़ कंप्लेंट और एप्रीहेंडेड। बट इस केस में जो NCLT है कुछ रिलीव्स दे सकती है। सबसे पहले that the company affairs are being conducted in a manner which is prejudicial to the public interest or a manner which are oppressive to any member, that the facts justify the compulsory winding up order on the ground that it is just and equitable that company should be wound up। तो ये क्या है, फैक्ट्स ऐसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि हाँ उन्हें कंपल्सरली कंपनी को वाइंड अप किया जाना चाहिए, and the winding of the company would unfairly prejudice the applicants। अब थर्ड में क्या है, सेक्शन 400 के अंडर NCLT क्या करेगा, ये जो एप्लीकेशन दी है इसका नोटिस अंडर सेक्शन 397 या 398 सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा और सेंट्रल गवर्नमेंट ही फिर क्या पास करेगी, एक फाइनल ऑर्डर पास करेगी। सो दिस इज़ ऑफ विद द प्रोसीजर फॉर प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन। नाउ नेक्स्ट इज़ मिसमैनेजमेंट। अब डियर ऑल, मिसमैनेजमेंट क्या होता है, ये कंपनी का वो एक्टिविटीज़ हैं, वो अफेयर्स हैं जो कि इस तरह से कंडक्ट किए जा रहे हैं विच आर अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, और by any reason of any change in the management or control of the company is likely that the affairs of the company will be conducted in the manner it is called mismanagement। तो डियर स्टूडेंट, मिसमैनेज का मतलब क्या है कि अगर कोई भी कंपनी अपनी एक्टिविटीज़ को ऐसे कंडक्ट करती है जो कि कंपनी के अगेंस्ट है या पब्लिक के अगेंस्ट है, या फिर वो कंपनी के मैनेजमेंट या कंट्रोल को इस तरह से चेंज कर रहे हैं जिससे कि हमारी कंपनी या पब्लिक को क्या हो रहा है, इट इज़ अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी और पब्लिक, तो इसको हम क्या कहेंगे, मिसमैनेजमेंट। तो अब नेक्स्ट आता है, इस मैनेजमेंट को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो सेक्शन 398 के अंदर कुछ रिलीफ्स दिए गए हैं अगेंस्ट द मिसमैनेजमेंट, और उसमें क्या है, वही सेम है, एप्लीकेशन टू नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो ये हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, इट इज़ सेम। एंड सेकेंड पॉइंट इज़ टू गिव रीज़नेबल ऑर्डर। अगर NCLT कन्विंस हो जाता है कि एप्लीकेशन में जो कंप्लेंट्स दिए हैं वो एक्चुअल है, तो फिर वो ऑर्डर पास करेगा एज इट थिंक्स फिट। और सेम अगेन फिर वही आ जाएगा कि रिक्विजिट नंबर ऑफ मेंबर्स क्या हैं जो कि रिलीफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं सेक्शन 397 के अंडर। सेम इज़ इन केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर होल्डर, तो कम से कम 200 मेंबर्स या फिर जिनके पास कम से कम, या फिर 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, जो भी दोनों में से कम होगा, या फिर सेकंड है अ मेंबर और मेंबर्स जिनके पास कम से कम 1/10 इशूड शेयर कैपिटल है कंपनी की और इन शेयर्स पे सारे के सारे कॉल्स पे क्लियर कर दी गई हैं। ठीक है, तो अगर
ये जो एप्लीकेंट मेंबर्स हैं ये इक्विटी शेयर होल्डर के मेंबर्स इक्विटी शेयर होल्डर होने चाहिए या इक्विटी शेयर होल्डर होने चाहिए। अगर किसी शेयर को या शेयर्स को 2 या 2 से ज़्यादा लोगों ने हेल्ड कर रखा है तो दे विल बी काउंटेड एज 1 नंबर। तो अगर एक कंपनी ऐसी है जिसकी शेयर कैपिटल नहीं है तो उसमें कम से कम 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स या फिर वो रिक्विजिट नंबर ऑफ मेंबर्स होगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑथराइज़ कर रखा है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट खुद। तो ये 4 पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है सेकंड है पावर्स ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल टू चेक ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। तो मिसमैनेजमेंट और ऑपरेशन को चेक करने के लिए एनसीएलटी की बहुत सारी पावर्स हैं। जैसे ही उन्हें कोई एप्लीकेशन मिलती है तो एनसीएलटी एक रीज़नेबल ऑर्डर पास करता है। और वो कब करेगा? अगर उसे ये लगे कि जो फर्स्ट पॉइंट, अगर कंपनी के अफेयर्स ऐसे हैं जो ऐसे कंडक्ट किए जा रहे हैं विच आर अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट और अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। तो सेकंड है कंपनी को वाइंड अप करना वुड अनफेयरली प्रेजुडिस द एग्रीव मेंबर ऑफ मेंबर्स। और ये जो फैक्ट्स एप्लीकेशन में शो हो रहे हैं वो ये जस्टिफाई करते हैं कि हमें कंपनी को कंपल्सरी वाइंड अप करना चाहिए। अंडर सेक्शन 397 एंड 398 एनसीएलटी के पास सारी नेसेसरी पावर्स हैं कि वो इस ऑपरेशन को और मिसमैनेजमेंट को प्रोटेक्ट कर सके। और सेक्शन 402 में कुछ ऑर्डर्स भी दिए गए हैं विच आर अंडर सेक्शन 397 एंड 398। और ये क्या कहते हैं कि it relates with the regulation of the conduct of companies here in future, the purchase of shares of any member of the company by other members or by other company। अगर कंपनी ने खुद शेयर्स परचेज करे हैं तो the consequent reduction in its share capital, termination of any agreement between the company and its management, termination of agreement between company and another third party, or setting aside of any fraud which is made within 3 months before the date of the application। तो ये जो 3 months का पीरियड है it must be a clear period of 3 months between the date of transfer and the application form। या फिर इसके अलावा कोई ऐसा पॉइंट जो कि एनसीएलटी को लगता है it is just and equitable and it should be made। Next we switch on to the powers of the central government। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी कुछ पावर्स हैं टू प्रिवेंट ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट। जहाँ पर मिसमैनेजमेंट और ऑपरेशन सेक्शन 397 और 398 के अंदर है तो एक रिक्विजिट मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इस रिलीफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो मिनिमम नंबर है ये 100 से कम नहीं होना चाहिए या 1/10 ऑफ मेंबर्स हु हैव टोटल वोटिंग पावर। और अगर इफ़ द एनसीएलटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनसीएलटी को रेफ़र किया या फिर कुछ रिक्विजिट नंबर ऑफ मेंबर्स ने अप्लाई करा जिनका नंबर 100 से कम नहीं होगा या 1/10 ऑफ वोटिंग पावर विच एवर इज़ लेस, तो इस केस में जो एनसीएलटी है वो कुछ रिकमेंडेशंस दे सकता है कुछ इंक्वायरी करने के बाद। तो इसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है एज द एनसीएलटी में स्पेसिफाई विच आर नेसेसरी टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर और पब्लिक इंटरेस्ट। इसका मतलब ये है कि एनसीएलटी के अगर एनसीएलटी स्पेसिफाई करे तो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती हैं जो कि कंपनी के इंटरेस्ट को, शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को या पब्लिक इंटरेस्ट को क्या करेंगे, सेफगार्ड कर सकते हैं ताकि कंपनी में ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट ना हो। तो ये जो डायरेक्टर्स हैं जो अपॉइंट होंगे ये मैक्सिमम 3 years के लिए या एक ओकेजन के लिए ही ऑफिस एज अ डायरेक्टर वर्क करेंगे। तो ये जो अपॉइंटमेंट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी डायरेक्टर्स की। और इस डायरेक्टर्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो क्वालिफिकेशन शेयर्स को ख़रीदें। और ये डायरेक्टर्स दे डोंट रिटायर बाय रोटेशन ऑल्सो, बट येस इन डायरेक्टर्स को रिमूव किया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट।
सेकंड है अदर डायरेक्शंस टू द कंपनी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी ऐसे पर्सन को अपॉइंट करती है एज अ डायरेक्टर, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी ऐसे पर्सन को एज अ डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करती है तो गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो डायरेक्शंस इशू कर सकते हैं टू द कंपनी जो कि उन्हें लगता है नेसेसरी हैं। तो ये डायरेक्शंस क्या हो सकती हैं कि कंपनी के ऑडिटर्स को चेंज करो या आर्टिकल्स को ऑल्ट्रेशन करो। तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो इट मे ऑल्सो ask the directors which are appointed to report to them from time to time regarding the affairs of the company. अब थर्ड आता है पावर टू रिमूव मैनेजीरियल पर्सोनल अंडर सेक्शन 388B to 388E। अगर ट्रिब्यूनल या अपील करे तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल सर्कमस्टांसिस के अंडर मैनेजीरियल पर्सोनल्स को रिमूव भी कर सकता है फ्रॉम देयर पोस्ट। तो dear students, today it's a small chapter in which we did what we mean by operation। तो ऑपरेशन बेटा वर्ड कंपनीज एक्ट में गिवन है। इसके अकॉर्डिंगली अगर किसी मेंबर के ऑनरशिप राइट्स को वायलेट किया जाए या उसको ही इज़ नॉट गिवन अ फेयर प्ले टुवर्ड्स हिज राइट्स, देन इट इज़ नोन एज ऑपरेशन। देन वी स्टडीड द 6 conditions फॉर ऑपरेशंस एंड दीज conditions आर अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। फिर हमने 3 स्टेप्स में बात करी कि ऑपरेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या प्रोसीजर है, जिसमें सबसे पहले नेशनल कंपनी लॉ बोर्ड को आप एप्लीकेशन दोगे अंडर सेक्शन 399। फिर आप एक रीज़नेबल ऑर्डर देना पड़ेगा एंड थर्ड NCLT को सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 400। फिर हमने बात करी कि मिसमैनेजमेंट क्या होती है। मिसमैनेजमेंट इज़ वेरी सिंपल, इफ़ द कंपनी इज़ नॉट रनिंग इट्स अफेयर विच आर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंपनी और द पब्लिक रीजन or by any reason it changes the management of the control of company which is likely to affect the interest of the shareholders of the company, then it is known as mismanagement। फिर सेक्शन 398 के अंदर हमने बात की कि what are the certain reliefs which are given against mismanagement। Then National Company Law Tribunal, how National Company Law Tribunal can check operations and what are the powers of National Company Law Tribunal. Then we did the powers of central government to prevent operation and mismanagement. I hope this is clear to you. Any doubts, any queries, welcomed in your WhatsApp group. Thank you and have a nice day.